फ्रेंड्स, मैं सुमित कुमार यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। आज का वीडियो औसत पर है। पिछले क्लास में पिछले भाग में मैंने आपको औसत के बारे में कुछ जानकारी दी थी और आज इससे आगे बढ़ता हूं। चलिए देखता हूं सबसे पहले कि लगातार n तक की प्राकृतिक संख्याओं का योग निकालने का ये एक फॉर्मूला है n इंटू एन प्लस 1/2। और यहीं पर अगर आपको औसत निकालने की बात हो तो हम लोग इसे कहेंगे, इसमें कितनी प्राकृतिक संख्या है तो n प्राकृतिक संख्या, n से अगर हम डिवाइड कर देंगे तो क्या हो जाएगा n प्लस 1/2। और पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था यदि संख्याओं का क्रम अगर एक एपी में होता है तो हम लोग फर्स्ट नंबर प्लस लास्ट नंबर बाय 2, तो उसका भी फॉर्म यहाँ मिलता जुलता है। आप या तो डायरेक्ट आप फॉर्मूला लगा लीजिए या फिर हम उस हिसाब से अगर सोचेंगे 1 2 3 4 ... n का औसत। देखिए क्रमागत अगर प्राकृतिक संख्या है तो यह भी आपका एक एपी है और एपी के किसी भी एपी के सभी संख्याओं का अगर औसत आपको निकालना हो तो हम लोग क्या करेंगे, पहली संख्या प्लस अंतिम संख्या बाय 2। या तो आप इसका यूज कर लीजिए, ज़्यादा बेहतर होगा कि आप एपी का यूज करके बनाएं या फिर आप डायरेक्ट फॉर्मूला का इस्तेमाल कर देंगे। चलिए इसी प्रकार से और भी बहुत सारे फॉर्म हैं, जैसे कि आपको अगर रहा लगातार n तक की सम संख्याओं का औसत और एक है लगातार n सम संख्याओं का औसत। देखिए दोनों में फर्क क्या है, इसमें n तक के यानी अंतिम संख्या आपकी n होनी चाहिए और यहाँ पर है n सम संख्या, यानी कि कितनी सम संख्या तो n सम संख्या। तो यहाँ पर जो अंतिम आएगा वो कितना आएगा 2n। अगर मैंने कहा कि 5 सम संख्या, इसका अर्थ हुआ लगातार 5 सम संख्या। और यही याद जरूर रखिएगा प्रथम लगातार, ये कहाँ से स्टार्टिंग है, ये फॉर्मूला का आप कहाँ लगा सकते हैं, जहाँ प्रथम हो यानी कि 2 से स्टार्ट हो, यह भी आपका प्रथम पे है। प्रथम n तक की प्राकृतिक संख्याओं का योग, लगातार तो होगा ही लेकिन प्रथम करने का अर्थ है 1 से शुरू होनी चाहिए, तभी आप इस फॉर्मूले का इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ पर क्या है, यहाँ पे प्रथम होनी चाहिए, लेकिन दोनों में फर्क क्या है, यह है n तक की सम संख्याओं का योग, यानी कि लास्ट में संख्या कितनी है n, और यहाँ पर है लगातार n संख्याओं का औसत। इसका अर्थ हुआ कि ऐसी ऐसी कितनी संख्या है तो n संख्या, तो ऐसे क्रम में आपको अंतिम संख्या क्या प्राप्त होगी 2n। तो आप अगर एपी के फॉर्म को याद कीजिएगा, देखिए फॉर्मूला खुद ब खुद आपका तैयार हो जाएगा। ये स्टार्ट कहाँ से होगा 2 से, और 2 4 6 और ये कहाँ तक जाएगा n तक। तो अब बताइए कि यह भी आपका एक एपी में है, अगर हम यहाँ से औसत निकालेंगे क्या हो जाएगा n प्लस 2/2। किसी किसी बुक में आपको n/2 प्लस 1 भी लिखा मिलेगा, दोनों एक ही चीज़ है। और लगातार n संख्याओं का औसत, लगातार n संख्याओं का औसत देखिए 2 4 6, तो ऐसी ऐसी जैसे ये 3 संख्याएं हैं, तो ऐसी ऐसी n संख्याएं अगर हो तो उनका औसत, तो लास्ट की संख्या कितनी आएगी 2n। अगर हम इनका औसत निकालेंगे, देखिए एपी के फॉर्म से ही सोचिएगा 2n प्लस 2/2, और इसको अगर हम डिवाइड कर दिए तो n प्लस 1, तो ये आपका एक डायरेक्ट फार्मूला बन गया। ठीक है, आप फार्मूले का इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन इस फार्मूले का इस्तेमाल आप तभी कीजिएगा जब आपका प्रथम यानी कि 2 से स्टार्ट हो, यहाँ भी 2 से स्टार्ट हो, यहाँ पर 1 से स्टार्ट हो, तभी आप इन फार्मूले को लगा सकते हैं। अदरवाइज सबसे बेहतर तरीका है कि आप एपी के माध्यम से अगर सोच लेते हैं तो आपको आसानी से पता चल जाएगा कि माने कि यह फॉर्मूले आपको याद करने की अलग से जरूरत नहीं पड़ेगी, आप आसानी से निकाल सकते हैं। चलिए प्रथम
n तक की विषम संख्याओं का औसत। प्रथम n तक की विषम संख्याओं का औसत यानी कि अंतिम संख्या कितनी होनी चाहिए n, और स्टार्ट कहां से होगा 1 से, 1 3 5 डॉट डॉट डॉट, और अंतिम संख्या कितनी है n। तो देखिए यह भी आपका क्या है एपी का ही फॉर्म है, यह भी आपका एपी में है। आप एपी के फॉर्मूले से अगर सोचिएगा तो क्या होगा n+1/2, n+1/2 आप लगा दिए। अगर आपको अगर ऐसा दे दे प्रथम n विषम संख्याओं का औसत, देखिए दोनों में फर्क है। फर्क क्या है, यहाँ अंतिम संख्या n है और यहाँ क्या है ऐसी विषम संख्याओं की संख्या कितनी है तो n है, लेकिन दोनों में एक चीज़ कॉमन है कि वह 1 से ही स्टार्ट होना चाहिए, प्रथम शुरू से, तभी आज फॉर्म को लगा सकते हैं। अगर हम इसे लिखेंगे तो 1 + 3 + 5 और अंतिम संख्या यहाँ क्या प्राप्त होगी हम मुझे 2n-1। देख लीजिए अगर 3 विषम संख्या की बात करते हो तो तीसरी संख्या क्या होती 2n- यानी 2 × 3 - 1 यानी ये 5। तो इसी वजह से आपका अंतिम संख्या अगर n विषम संख्या है तो अंतिम विषम संख्या क्या प्राप्त होगी 2n-1। और यह भी देखिए आपका एपी का फॉर्म है, और यहाँ भी अगर हम फॉर्मूले को लगाते हैं एपी का फॉर्मूला तो क्या हो जाएगा 2n-1 + 1/2, इट मीन्स 2n/2 इट मीन्स n। अब ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप एपी के फॉर्म से सोचिए। सबसे बेहतर तरीका है कि आप एपी के फॉर्म से अगर सोचिएगा तो बहुत सारा का आंसर आपको शॉर्टली मिल जाएगा, नहीं तो आप इन फॉर्मूले को याद रखिए। लेकिन यह फॉर्मूले के लिए कंडीशन है कि आपका स्टार्ट कहाँ से होना चाहिए 1 से, यानी प्रथम n तक की विषम संख्या का औसत n+1/2, प्रथम n विषम संख्याओं का औसत n। कुछ और फॉर्मूले को हम लोग देखते हैं। जैसे आपके पास वर्गों का अगर रहेगा 3² + डॉट 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 n², यानी कि कहने का अर्थ है प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योगफल, प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योगफल, पहले योगफल निकालेंगे फिर उसकी संख्या से भाग दे देंगे, n × n+1 × 2n+1/6। ये हो गया आपका योग, जिसे आप समेशन के फॉर्म में भी लिखा जाता है n², तो उसका यह फॉर्मूला हो गया। कहीं कहीं हो सकता है क्वेश्चन में आपको समेशन के फॉर्म में दे दे, मैं आपको समेशन पे एक स्पेशल क्लास लूँगा जहाँ आपको बताऊँगा समेशन को किस प्रकार से ब्रेक किया जाता है। फिलहाल आप ऐसा समझिए कि इन संख्याओं के क्रम को, यानी ये जो आपका सीरीज है, इन सीरीज को हम लोग समेशन के फॉर्म में इस प्रकार से रख सकते हैं n और 1 रखेंगे 1², 2 रखें 2², 3 रखें 3², ऐसे से करते करते कहाँ तक जाना है आपको n तक जाना है। तो इनका योगफल यह होता है। अगर हमको औसत की बात होगी, आप बताइए औसत बराबर क्या होता है योग बटे संख्या, यानी कि इन संख्याओं का योग। इन संख्याओं का योग क्या है यह, और संख्या कितनी है ऐसी कितनी संख्या है तो n प्राकृतिक संख्याओं के बारे में है, तो यह ऐसी कितनी संख्या है तो n संख्या है। तो इनके योग में अगर हम n से डिवाइड कर देंगे तो n कैंसिल, तो फॉर्मूला क्या बन गया n+1 × 2n+1/6। तो आपके लिए आपको औसत का स्पेशल फॉर्मूला याद करने की जरूरत नहीं है, आप योग का याद रखिए, इसमें आपका दोनों चीज़ आ जाएगा। आप n से डिवाइड कर लेंगे तो निकल जाएगा आपका प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का औसत और यह योग। उसी प्रकार से घन पर भी है, वन क्यूब + 2 क्यूब + 3 क्यूब + डॉट 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 + n का क्यूब। इसका योग इसके भाषा रूप में अगर बोला जाए तो इसे बोला जाएगा प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं के घनों का योग, प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं के घनों का योग, और इसका फॉर्मूला होता है n × n+1/2, जो कि आपका प्रथम प्राकृतिक संख्याओं का योग का फॉर्मूला है। बस इसमें और क्या होता है इसका स्क्वायर। इसे अगर समेशन के फॉर्म में लिखा जाए, समेशन के फॉर्म में आप लिख सकते हैं समेशन n³। और औसत की बात अगर हो तो औसत बराबर क्या हो जाएगा, इसमें हम लोग इसकी संख्या से भाग देंगे। संख्या कितनी है ऐसी n संख्या है,
अब बताइए कि इसको अगर हम तोड़ेंगे तो क्या होगा, n स्क्वायर, n प्लस 1 का स्क्वायर बाय 4, और हम n से डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा, n इंटू n प्लस 1 का होल स्क्वायर बाय 4। ये हो गया आपका औसत, ये होगा योगफल। तो आप सिर्फ अगर योग का याद रखते हैं, योग का फॉर्मूला अगर आपको याद रहता है और याद रखना भी है इसे, क्योंकि बहुत सारे माने क्वेश्चन माने कि इस पे आते हैं, आप नंबर सिस्टम के अंदर भी देखिएगा, अलजेब्रा के अंदर भी देखिएगा, और इसे तो आपको याद करना ही है। इसके लिए आपको याद करने की आवश्यकता नहीं, बस इसकी संख्या से हम लोग भाग दे देंगे। बस आप इसकी संख्या देख लीजिए, ऐसी ऐसी कितनी संख्या है, n संख्या है, n से अगर हम इसमें डिवाइड कर लेते हैं तो औसत प्राप्त हो जाएगा, और औसत आपका इस फॉर्म में आ जाएगा। देखिए अब इन फॉर्मूलों को समझने की कोशिश करते हैं। यदि n संख्या है जिसका औसत दी हुई है m, यानी कि n संख्याओं का औसत कितना है m, और प्रत्येक संख्या में यदि सभी संख्याओं में यानी प्रत्येक संख्याओं में यानी एक एक संख्या में या ऐसी ऐसी n जो संख्या है, प्रत्येक संख्या में अगर हम k जोड़ दें तो जो इस प्रकार से नई संख्या प्राप्त होगी, यानी जो नया हमको संख्या प्राप्त होगा उसका औसत क्या होगा, m प्लस k, यानी पुराने औसत में हम इसी संख्या को जो जोड़ी गई प्रत्येक संख्या में उसको हम लोग प्लस कर देंगे, वो प्राप्त हो जाएगा। और देखिए यह होता कैसे है, आप देखिए m संख्याओं का औसत अगर n है तो योग कितना हो जाएगा, mn, क्लियर। और संख्याओं की संख्या नहीं बढ़ रही, संख्याओं का मान बढ़ रहा है। संख्याओं का मान किस प्रकार से बढ़ रहा है, प्रत्येक संख्या में k जोड़ी जाए, तो कितने संख्याओं में k जोड़ी गई, n संख्याओं में, तो कुल वृद्धि कितनी हो जाएगी, n इंटू k। अब जो आपको नई संख्या प्राप्त हुई है उनका योगफल क्या हो जाएगा, टोटल इतना हो जाएगा। और योग में अगर हम संख्या से डिवाइड कर दें, संख्या कितनी है, n ही संख्या है, संख्याओं की संख्या पे कोई फर्क नहीं पड़ा है, संख्याओं के मान पे फर्क पड़ा है। और मान भी किस प्रकार से फर्क पड़ा है, कॉन्स्टेंटली आपका k सब में प्लस हुआ है, तो टोटल कितना प्लस हो गया, k इंटू n, यानी कि एक संख्या में k वृद्धि हुई, दूसरी संख्या में भी k हुई, तीसरी संख्या में भी k हुई, ऐसी ऐसी कितनी संख्या है, n संख्या, तो टोटल कितनी वृद्धि हुई, n इंटू k, क्लियर, n इंटू k। तो पहले योग था n संख्याओं का औसत m था, तो पहले पुराना योग था mn, और नया आपका जो वृद्धि हुआ उसमें टोटल वृद्धि कितनी हुई, ये था आपका पुराना योग और ये है टोटल वृद्धि। तो अब जो नई संख्या आपको प्राप्त हुई है, यानी कि ऐड करने के बाद जो नई संख्या प्राप्त हुई है, उन पूरे संख्याओं का योगफल कितना हो जाएगा, इतना हो जाएगा, और उसकी संख्या से अगर हम भाग लेते हैं तो हमें औसत प्राप्त हो जाएगा। तो औसत क्या हो जाएगा आपका, क्योंकि संख्याओं की संख्या में कोई फर्क नहीं पड़ा, इसलिए संख्याओं की संख्या जो है वो n ही है, बस उसके योग में फर्क पड़ा। n अगर हम कॉमन लेते हैं m प्लस k बाय n, n डिवाइड हो गया, देखिए m प्लस k। तो डायरेक्ट इस टाइप के अगर क्वेश्चन आते हैं, लेकिन बस इस चीज़ का ध्यान रखना है, प्रत्येक संख्या में k ऐड होनी चाहिए, तभी हम ये फॉर्मूले को लगा सकते हैं। उसी प्रकार से अगर प्रत्येक संख्या में k घटाया जाए तो प्राप्त संख्याओं का औसत क्या हो जाएगा, m माइनस k। अगर प्लस होगा, प्रत्येक संख्या में अगर हम k प्लस करते हैं तो नई संख्याओं का औसत क्या हो जाएगा, m प्लस k। और यदि प्रत्येक संख्या में k को घटाया जाए तो नई संख्या जो प्राप्त होगी उनका औसत कितना हो जाएगा, m माइनस k। उसी प्रकार से अगर k गुना किया जाए तो प्राप्त संख्याओं का औसत कितना हो जाएगा, m इंटू k। अगर k से भाग दिया जाए तो उनका औसत क्या हो जाएगा, m बाई k। यानी इसी k को उसी हिसाब से औसत में ट्रीट करना है। लेकिन इन फॉर्मूले को अच्छे ढंग से आप याद रखिएगा कि पूरे इस कॉन्सेप्ट को क्लियर रखिएगा कि n संख्याओं का औसत दिया हुआ है, और प्रत्येक संख्या में यानी संख्याओं की संख्या में नहीं घटोतरी हो रही है, नहीं उसकी बढ़ोतरी हो रही है, यानी कि संख्याओं की संख्या में कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, सिर्फ उसके योग में फर्क पड़ रहा है। और योग में फर्क जो है वो एक ही रफ्तार से हो रहा है, या तो k जोड़ा जा रहा है सब में, या तो k घटाया जा रहा है, या तो k गुना किया जा रहा है, या तो k भाग दिया जा रहा है। तब ऐसी स्थिति में नई संख्या जो प्राप्त होगी सेम वे, यानी पुराना जो औसत था उसी में यह k को प्लस कर देंगे तो नई संख्याओं का औसत प्राप्त हो जाएगा, k को घटा देंगे तो नई संख्या का औसत प्राप्त हो जाएगा, k से गुना कर देंगे तो यह नई संख्या का औसत प्राप्त हो जाएगा, और अगर हम k से भाग देते हैं तो नई संख्या का औसत प्राप्त हो जाएगा। अब चलिए इन दो टाइप के जो फॉर्मूले मैंने बताया, अब इस पर हम लोग क्वेश्चन को प्रैक्टिस करते हैं। देखिए अब क्वेश्चन किस प्रकार से है, क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा यदि 7 संख्याओं का औसत 15 है और सभी संख्याओं में 9 जोड़ दिया जाए,
यानी कि यह जो 7 संख्या है प्रत्येक संख्या में कितना ऐड हो रहा है, प्रत्येक संख्या में 9 9 प्लस किया जा रहा है, तो प्राप्त संख्याओं का औसत क्या होगा। तो देखिए अब फॉर्मूले लगा कर डायरेक्ट हम बना सकते हैं। अभिष्ट औसत आपका क्या हो जाएगा, पुराना औसत यही आपका m का वैल्यू था, यही आपका k का वैल्यू है, तो m प्लस k यानी 15 प्लस 9, यानी कि प्राप्त संख्याओं का औसत कितना हो जाएगा 24। अगर किसी भी कारणवश अगर आपको यह कॉन्सेप्ट याद ना रहा तो आप औसत के जो ओरिजिनल कॉन्सेप्ट है उनको याद कीजिए और उनके हिसाब से बनाइए। देखिए आपका मकसद क्या है, औसत ज्ञात करना। तो औसत बराबर क्या होता है, जिन संख्याओं का औसत आपको निकालना है उनका योग चाहिए और उनकी संख्या चाहिए। संख्या तो मुझे पता ही है 7 ही संख्या है, तो बताइए कि 7 संख्याओं का औसत पहले 15 था, तो पहले योग कितना था, कितना था 15 गुना 7, और प्रत्येक संख्या में 9 जोड़ा जा रहा है। कितने संख्याओं में 9 जोड़ा जा रहा है, 7 संख्याओं में, तो उसका 8 कितना हो जाएगा 7 × 9। अगर हम इन दोनों को प्लस कर देते हैं तो ये क्या प्राप्त हुआ कि जो आपका अभिष्ट से मान की जो आपकी नई संख्या हो रही है, यानी 8 करने के बाद जो नई संख्या मुझे प्राप्त हो रही है उन सभी संख्याओं का यह योगफल प्राप्त हो गया और उसकी संख्या से हम लोग भाग दे देंगे। 7 7 डिवाइड हो गया, 15 प्लस 9 24। देखिए यह आपका डायरेक्ट आप बना लेते हैं। अगर आप डायरेक्ट ही सिर्फ बनाते हैं तो आपका कॉन्सेप्ट कभी भी क्लियर नहीं होगा। आप कोशिश कीजिए, आप इस माध्यम से बनाने की कोशिश कीजिए और इस माध्यम से धीरे धीरे आप यहाँ आ जाइएगा। जब आपका यह बहुत अच्छा हो जाएगा तो आप ऑटोमेटिक वो फॉर्मूले को लगाने लगेगा। फॉर्मूला तो आपको याद रखना ही रखना है, लेकिन वो फॉर्मूला किस प्रकार से तैयार हुआ है उसे भी आप दिमाग में बैठा लीजिए। बैठाने से क्या होगा, कभी भी एग्जाम में आपका क्वेश्चन में आपको कोई किसी प्रकार की कन्फ्यूजन नहीं होगी। अब चलिए कुछ क्वेश्चन को हम लोग तेजी तेजी में बनाने की कोशिश करते हैं। जैसे आपका क्वेश्चन है, देखिए क्वेश्चन 8 संख्याओं का औसत 19 है। कितनी संख्या है, 8 संख्या है, इसका औसत कितना है 19। और यदि सभी संख्याओं में 3 घटा दिया जाए, प्रत्येक संख्या में कितना माइनस करना है 3 माइनस करना है, तो इस प्रकार प्राप्त संख्याओं का औसत क्या होगा। अब देखिए 8 संख्या है जिसका औसत 19 दिया हुआ है और प्रत्येक संख्या में 3 को माइनस किया जा रहा है। तो प्रत्येक संख्या में 3 को अगर माइनस किया जा रहा है तो नई संख्या जो प्राप्त हुई उसका औसत क्या है। अगर हम डायरेक्ट फॉर्मूले से बनाएंगे 19 माइनस 3 बराबर 16, ये आपका आ गया आंसर। अगर हम कॉन्सेप्ट से बनाने की कोशिश करते हैं तो पहले संख्याओं का योगफल कितना था 19 गुना 8 और प्रत्येक संख्या में 3 घटाई गई तो कितना माइनस हो गया 8 गुना 3, इसमें माइनस कर देंगे बाय संख्या कितनी है 8 कॉमन ले लेंगे, 8 8 डिवाइड 19 माइनस 3 इसमें 16। क्लियर। चलिए दूसरे क्वेश्चन को देखता हूं। 12 संख्याओं का औसत 16 है, 12 संख्याओं का औसत 16 है। यदि सभी संख्याओं में 7 से गुना किया जाए, सभी संख्याओं में 7 से गुना किया जाए, यानी प्रत्येक संख्या में ये 12 संख्याओं में 7 से गुना किया जा रहा है, तो प्राप्त जो नई संख्या है उसका औसत क्या होगा। तो फॉर्मूले को लगाएंगे 16 गुना 7 बराबर 112। अगर कॉन्सेप्ट से बनाने की कोशिश करेंगे, देखिए 16 गुना 12 ये आपका था पुरानी संख्याओं का योग, औसत गुना उसकी संख्या करेंगे तो योग प्राप्त हो जाएगा। जैसे आपका औसत बराबर होता है योग बटे संख्या, तो योग बराबर क्या होगा औसत गुना उसकी संख्या। तो 16 गुना 12 पुरानी संख्याओं का योग और प्रत्येक संख्या में 7 से गुना किया जा रहा है, यानी एक संख्या आपका 7 गुणित हो रही है तो दूसरी संख्या में क्या होगी, माने यह आपका 12 संख्या जो है प्रत्येक 7 से गुना हो रहा है ना। प्रत्येक संख्या आपका 7 से गुना, यानी टोटल संख्याओं का योग कितना हो जाएगा 16 गुना 12 गुना 7। एक संख्या मान लेते हैं 12 संख्या है टोटल और यह 12 संख्या में एक संख्या 7 से गुनी हुई, दूसरी संख्या भी 7 से गुना हुई, तो यह 16 संख्या जो मान कि जो आपका 12 संख्या है, 12 संख्याओं का जो भी मान होगा वो प्रत्येक मान कितने से गुना हो रहा है 7 से गुना हो रहा है, तो हम लोग मान कि उसको 7 से गुना करें। यह जो प्राप्त होगा, यह जो गुणनफल मुझे मिलेगा ये क्या होगा नई संख्याओं का, यानी जो प्राप्त नई संख्या यानी 7 से गुना कर करके जो प्राप्त संख्या हो रही है उनका यह योगफल हो गया और उसमें उसकी संख्या से भाग दे देंगे। संख्या कितनी है ऐसी ऐसी 12 ही संख्या है, ये 12 12 डिवाइड हो गया 112। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए, यदि 7 संख्याओं का औसत 12 हो,
7 संख्या है, उसका औसत कितनी दी हुई है 12, और सभी संख्याओं को 4 से भाग दिया जाए, प्रत्येक संख्याओं को 4 से अगर भाग दे रहे हैं तो प्राप्त संख्याओं का औसत क्या होगा, तो प्राप्त संख्याओं का औसत क्या हो जाएगा 12 भागा 4 बराबर 3, यही हो गया आपका आंसर। अगर हम कॉन्सेप्ट से बनाने की कोशिश करेंगे तो इसका योगफल कितना हो जाएगा 7 गुना 12, और प्रत्येक संख्या 3 से डिवाइड हो रही है, इसका अर्थ है कि पूरे के मान में ये 3 डिवाइड हो जाएगा, आप बाई संख्या कितनी है 7, और सॉरी प्रत्येक संख्या 4 मानी कि 4 से भाग हो रही है, प्रत्येक संख्या, सॉरी यहाँ गलती हो गई थी, यहाँ 3 मैंने ले लिया था, प्रत्येक संख्या को 4 से भाग दिया जा रहा है, तो प्रत्येक संख्या को 4 से भाग दिया जा रहा है, तो पहले पुराना योग था 7 गुना 12, और प्रत्येक संख्या 4 से डिवाइड यानी पूरे के योग में वो कितना का डिफरेंस देगा, यानी कि उसको 4 से अगर भाग देते हैं, यह जो प्राप्त होगा ये नई संख्याओं का योगफल प्राप्त होगा, और उसमें उसकी संख्या से अगर हम भाग देते हैं 7 डिवाइड 12/4 इज इक्वल टू 3। तो इस टाइप के आप जो भी क्वेश्चन आएंगे आप उसे आसानी से बना सकते हैं, और हद से ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिए तब इस पर आपका पकड़ बन जाएगा। जब आप इस चीज़ को अच्छे ढंग से समझने लगिएगा तो क्वेश्चन को पढ़कर आप आसानी से आंसर देते चल जाइएगा। अब चलिए पहले की जो क्वेश्चन थे उसको हम लोग सॉल्व करते हैं। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन, 1 से 80 तक की सभी संख्याओं का औसत क्या होगा, 1 से 80 तक। तो अब 1 से 80 है, इसका अर्थ यहाँ पे संख्याओं के बारे में चर्चा नहीं है, तो समझ लीजिए ये कैसी संख्या है, प्राकृतिक संख्याओं की चर्चा है। 1 2 3 4 5 ऐसे से करते करते आपको 80 तक आना है। इनका योग, इनका औसत n + 1/2, जो कि अभी मैंने आपको फॉर्मूला बताया था, n तक की प्राकृतिक संख्याओं का औसत निकालने का यह फॉर्मूला है n + 1/2, 81/2। या फिर अगर आप सोचिएगा तो आप देखिए यह AP में है, और बताया था AP का अगर औसत निकालना हो, और ये संख्याओं का क्रम अगर AP में हो, अगर उसका औसत निकालना हो तो A + L/2, 1 जोड़ 80/2, या 1 जोड़ 80 लिखिए या 80 जोड़ 1 लिखिए, क्योंकि हम जानते हैं कि संख्याओं मानी वास्तविक संख्या जो है वो जोड़ पर क्रम विनिमय नियम का पालन करती है ना, कॉम्यूटेटिव लॉ को फॉलो करता है, इसलिए 1 + 80 करे या 80 + 1 करे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। देखिए आंसर आ गया 81/2। सेकेंड क्वेश्चन देखिए, 1 से 151, 1 से 151 तक की संख्याओं का औसत 1 + 151/2 है ना, 152/2 यानी कि 76। आप फॉर्मूले से सोचिए या AP के माध्यम से सोचिए, दोनों में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1 से 25 तक की सभी संख्याओं के वर्गों का औसत क्या होगा, 1 से 25 तक यानी 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, ऐसे करते करते आपको 25 तक के संख्याओं के वर्गों का औसत, इसका वर्गों का औसत क्या होगा। फॉर्मूले को लगाएंगे, फॉर्मूला क्या था, n + 1 × 2n + 1/6, क्योंकि जान रहे थे योग का फॉर्मूला क्या था, यहाँ n था है ना, और उसी n से डिवाइड हो जाता था, तो ये क्या प्राप्त होता, औसत। तो दोनों चीज़ को हमेशा यह खास करके आप योग को याद रखिए, n × n + 1 × 2n + 1/6, यह था इसका क्या, किसका फॉर्मूला था यह, प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग, अगर औसत निकालेंगे तो बस उसकी संख्या से इसमें भाग दे देंगे, संख्या कितनी थी n से डिवाइड हो गया तो फॉर्मूला बन गया औसत का। यहाँ पर इस वैल्यू को बैठा देंगे, n का मान कितना है 25, तो ये हो गया 26, ये हो गया 51/2। सॉरी यहाँ 6 है ना, 2 से 13 and 3 17, 221, ठीक है। उसी प्रकार से 1 से 44 तक की सभी संख्याओं का वर्गों का औसत आसानी से आप निकाल सकते हैं। 1 से 17 तक की सभी संख्याओं के घनों का औसत,
1 से 17 तक सभी संख्याओं के घनों का औसत। अब देखिए योग क्या होता था, योग का फॉर्मूला n इंटू एन प्लस 1/2 का होल स्क्वायर, ऐसा कहिए, या फिर n स्क्वायर इंटू एन प्लस 1 का होल स्क्वायर बाय 4, और इसकी संख्या से भाग देते थे। तो औसत का फॉर्मूला क्या बन जाता था, इसमें n से हम लोग डिवाइड कर देते थे, n इंटू एन प्लस 1 का होल स्क्वायर बाय 4। अब यहाँ n का वैल्यू रख दीजिए, 17 गुना 18 का स्क्वायर बाय 4। आप इसे सॉल्व कर लीजिए, आपका आ जाएगा 1377। नेक्स्ट क्वेश्चन भी बन जाएगा। अगर क्वेश्चन इस प्रकार से है, 1 से 50 तक की सभी संख्याओं के घनों का औसत, यहाँ भी आप कर सकते हैं, क्या हो जाएगा 50 गुना 51 का स्क्वायर बटे 4। इसे आप सॉल्व कर लीजिएगा तो आंसर आ जाएगा आपका 32,512.5। आप इसे सॉल्व कर लीजिए। 1 से 50 तक के सभी संख्याओं के घनों का औसत, तो n का वैल्यू 50 जोड़े 51 का होल स्क्वायर बाय 4, यानी 32,512.5। आप इसे कैलकुलेट कीजिए। अब देखिए क्वेश्चन है, 1 से 102 तक के सभी सम संख्याओं का औसत क्या होगा। सभी सम संख्याओं का औसत क्या होगा, 1 से 102। तो सम संख्या कहाँ से स्टार्ट होगी, 2 से, यानी आपको कहा जा रहा है इन संख्याओं का औसत क्या होगा। तो अब देखिए, आप फॉर्मूले को सोचिए या फिर एपी के फॉर्म से सोचिए, आपको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। फॉर्मूला क्या था, n+2/2, और एपी के फॉर्म से भी सोचिएगा, प्रथम संख्या प्लस अंतिम संख्या a+l/2, a+l/2, यानी आ गया आपका 54। सॉरी, यहाँ हो जाएगा आपका 52, 104/2, ठीक है। तो ये मिस हो गई। 1 से 210 तक की सम संख्याओं का औसत, अभी देखिए क्या करेंगे, 210 + 2/2, यानी कि 212/2, यानी कि 106। प्रथम प्रथम 27 सम संख्याओं का औसत। अब देखिए, प्रथम 27 सम संख्याओं का औसत, इसका अर्थ नहीं कि 27 तक आपको जाना है, यानी आपको सम संख्या 2 से लेनी है, और कहाँ तक, तो ऐसी संख्या होनी चाहिए 27, है ना, तो 27 टर्म्स, यह अब बोल रहा है इसका औसत। तो आप जान रहे हैं इसका फॉर्मूला हम डायरेक्ट लगा सकते हैं, n+1, यानी आपका औसत क्या आ जाएगा, 27 और 1 बराबर 28। या फिर अगर आप एपी के तौर से बनाना चाहते हैं तो 2 4 6 ... और ऐसी संख्या कितनी है, 27। तो 27वां जो संख्या होगा, यानी 27th जो नंबर होगा वो कितना होगा, 54। अब देखिए एपी के रूल से सोचिए, 2 + 54/2, यानी कि 28। आप या तो इसे इस माध्यम से बना लीजिए, और यह भी बना है इसी के हिसाब से। आपको बताया था मैंने कि n तक का अगर रहेगा तो अंतिम संख्या क्या प्राप्त होगी, 2n, और शुरुआत कितनी है, 2 से, तो 2n + 2/2, यानी कि n+1। यानी इस फॉर्मूले का फॉर्मेशन भी इसी माध्यम से हुआ है। आप इसके माध्यम से बनाइए। अगर बाय द वे आपको किसी प्रकार का कन्फ्यूजन हो तो 27वां पद आप निकाल लीजिए, और देखिए जब आपकी ये सम संख्या है तो निश्चित तौर पर यह आपका एपी में होगा, और एपी के फॉर्म से सोचेंगे a+l/2। देखिए आंसर में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आंसर आपका 28 आएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए। एक से 91 तक
1 से 91 तक 91 तक के सभी विषम संख्याओं का औसत क्या होगा। 1 से 91 तक और n तक विषम संख्या का औसत का फॉर्मूला क्या था, n+1/2। आप लगा सकते हैं 1 + 91/2 यानी आ जाएगा आपका 46, या फिर 135.91 इसका औसत निकालना था। देखिए यह AP में है, a + l/2 46। तो आपके ऊपर डिपेंड करता है आप किस माध्यम से सोचिए, आप डायरेक्ट फॉर्मूले लगा कर सोचिएगा या फिर AP से सोचिएगा। मैं आपको सलाह दूंगा कि आप AP के माध्यम से ज़्यादा सोचिए। AP के माध्यम से सोचने से क्वेश्चन में आपका सारा फॉर्म याद रहेगा। इस टाइप का है कि प्रथम से स्टार्ट ना भी होता है और कहीं से भी स्टार्ट होता है, तो AP का फॉर्म को लगाते हैं आप आसानी से आंसर निकाल सकते हैं। लेकिन यह फॉर्मूला सिर्फ और सिर्फ वर्क करेगा जब आपका प्रथम रहेगा, यानी 1 से स्टार्ट होगा, यानी शुरुआत से स्टार्ट होगी, तभी आप इस फॉर्मूले को लगा सकते हैं। लेकिन AP का जो ये रूल है a + l/2, ये डिपेंड नहीं करता है वो स्टार्टिंग कहाँ से है, बस वह डिपेंड करता है कि यह माने कि AP के फॉर्म में होनी चाहिए। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन को, प्रथम 24 विषम संख्याओं का औसत क्या होगा। प्रथम 24 विषम संख्या, तो कंफ्यूज नहीं कीजिएगा, 24 तक नहीं जाना है। हम लोग को ऐसी विषम संख्या कितनी होनी चाहिए, 24। आंसर तो आप जान ही रहे हैं कि औसत का क्या हो जाएगा, डायरेक्ट फॉर्मूला लगा के कि n तक की विषम, जब प्रथम n विषम संख्याओं का औसत क्या होता है, n के बराबर, यानी कि इसका आंसर क्या हो जाएगा 24। लेकिन आप इसे अगर AP के माध्यम से सोचना चाहते हैं तो आपको दिया हुआ है 1, 3, 5 और ऐसा कितना संख्या है 24। तो अब बताइए कि 24वां जो संख्या होगा, 24th जो टर्म होगा, है ना, वह कितना होगा, 2n-1 का फॉर्म, 2n-1। जब भी देखिएगा अगर 1 से स्टार्ट है तो विषम संख्याओं का जो आपका 24वां पद होगा तो उसको हम लोग इस माध्यम से निकाल लेंगे। जब आप AP को पढ़िएगा तो आप खुद ब खुद निकालना सीख जाइएगा। 2n-1 यानी 24 गुना 2, 48 - 1 यानी कि 47 तक आपको जाना है। अब देखिए आसानी से हम इसे AP के फॉर्म से सोच सकते हैं, a + l/2 20। तो अब आपका क्वेश्चन इस पे अगर डिपेंड किसी भी प्रकार का क्वेश्चन होगा तो आप आसानी से इसे हल कर सकते हैं। और इसी के साथ मैं वीडियो समाप्त भी कर रहा हूँ। आपसे उम्मीद है कि आपको यह वीडियो काफ़ी अच्छा लगा होगा, आपके हित के लिए है। और प्रतियोगी परीक्षा में जितने भी छात्र छात्राएँ हैं उन्हें मैं एक सूचना देना चाहता हूँ कि औसत एक ऐसा चैप्टर है जहाँ पर आपका सिर्फ कॉन्सेप्ट काम करता है। अगर आप औसत की परिभाषा को समझने की कोशिश करते हैं, औसत को अगर समझ ले रहे हैं, तो किसी भी आपको फॉर्मूले की आवश्यकता नहीं है, आप सिंपल सा कॉन्सेप्ट लगाकर आप वहाँ तक पहुँच सकते हैं। मैं अगले वीडियो में नेक्स्ट टाइप पे आऊँगा। पिछले वीडियो में मैंने आपको 2 टाइप सिखाया था, इस वीडियो पर मैंने आपको 2 टाइप का और भी सिखाया, अगले वीडियो पर और भी सिखाऊँगा। अगर आपको हमारा चैनल पसंद आता हो तो इसे सब्सक्राइब, लाइक और शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।